नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे और आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो पिछले कल तो हमने एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस किया था, तो 136 क्वेश्चन से अभी हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज नाउ इन पाकिस्तान। तो ऐसी इनमें से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है जो प्रेजेंट टाइम में जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। अब पाकिस्तान में कौन सी साइट स्थित है, तो हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, हड़प्पा तो पड़ता है पाकिस्तान में। बाकी यहाँ पर तीन और साइट्स दी गई हैं, ये कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। लोथल की बात करें कि लोथल कहाँ पर पड़ता है, तो लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है। और आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर जो है ये कहाँ पर पड़ता है, ये जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये तीनों साइट्स के बारे में आपको पता चल गया। हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी। दयाराम साहनी के द्वारा जो था वो इसकी खोज की गई थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हड़प्पा के बारे में कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 6 ग्रेनरीज थी वो कहाँ पर मिली थी, इनके 6 अनागार जो था वो कहाँ पर मिले थे। 6 ग्रेनरीज जो था वो हड़प्पा में मिली थी। अगर बात करें कि बर्तन पर मछुआरे के चित्र बने हुए हैं, इस तरह की कोई चीज़ भी मिली थी, तो ये जो था ये कहाँ पर मिला था, ये भी हड़प्पा में ही मिला था। शंख पर जो था वो बैल बना हुआ है, ये कहाँ पर मिला है, ये भी हड़प्पा में ही मिला है। तो ये सब तो आप हड़प्पा के बारे में छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए। एक हमने कालीबंगा के बारे में भी क्वेश्चन पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले, अगर आपको ध्यान हो। कालीबंगा का मतलब पूछा गया था वहां पर। तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ी, ब्लैक बेंगल जो है इसका मतलब होता है कालीबंगा का। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं, विच एनिमल वॉज नॉन टू द एंशियंट वैदिक पीपल। तो पुरातन वैदिक समय में किस जानवर को लोग जानते थे। अगर हम बात करें कि एंशियंट वैदिक पीपल जो था वो किस जानवर को जानते थे, तो ये लोग जो था ये भलीभांति परिचित थे लायन से। लायन के यानी कि शेर। देखो, अगर आप अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे या फिर ऋग वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे, तो ऋग वैदिक पीरियड में कहा जाता है कि स्त्रियों की दशा जो था वो काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर महिलाओं को काफ़ी माना जाता था। तो यहाँ पर जो था, जो स्त्री जो था वो आजीवन अविवाहित रहती थी या फिर कोई कन्या आजीवन अविवाहित रहती थी तो उसको अमाजू कहा जाता था। और पशुओं में जो था, पशुओं में यहाँ पर गाय को जो था वो सबसे अधिक पूजा जाता था। गाय की सबसे अधिक महत्व था यहाँ पर गाय का। और कहा जाता है कि आर्यों की जो अधिकांश लड़ाइयाँ थी वो गायों के लेकर ही हुई हैं, ये भी कहा जाता है। और सबसे धनी व्यक्ति जो होता था उसको गोमत कहते थे। राजा को जो था वो गोपति कहा जाता था। इस तरह की बातें जो हैं वो थोड़ा सा आप याद रखिएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं 138 में। यहाँ पर पूछते हैं, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, 4 बुद्धिस्ट संगीतियाँ हुई हैं। तो ये पूछते हैं कि पहली बौद्ध संगीति जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये अजात शत्रु के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये अजात शत्रु के कार्यकाल के दौरान हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ये सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अगर दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें, ये कहाँ पर हुई थी, तो दूसरी बौद्ध संगीति जो था वो वैशाली में हुई थी। और कलाशोक के कार्यकाल के दौरान ये हुई थी। अशोक के कार्यकाल के दौरान जो था वो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क के कार्यकाल के दौरान जो था वो चौथी बौद्ध संगीति जो था वो हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो था वो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के कार्यकाल के दौरान। और चौथी संगीति जो था वो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान जो था वो कुंडलवन में हुई थी। ये आपने इन बौद्ध संगीतियों के बारे में याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर ये हुई थी, क्योंकि इनके बारे में कई बार जो है वो रिपीट करके क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं। तो पहली बौद्ध संगीति तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप एटलीस्ट याद ही रखिए कि कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। अगर आप बुद्धिज्म की बात करेंगे तो देखो, बुद्धिज्म जो है वो 3 पिलरों के ऊपर है। इसके त्रिरत्न कौन कौन से हैं, इसके 3 रत्न हैं। बुद्धा हो गया, धम्मा हो गया, संघा हो गया। बुद्धा किसको कहते हैं, जो इसके फाउंडर होते हैं वो बुद्धा में आ जाते हैं। धम्मा में जो है वो टीचिंग्स आ जाती हैं इसकी। और और संघा में क्या आता है, संघा में जो है वो बुद्धिस्ट जो मंक होते हैं उनका ऑर्डर आ जाता है कि किस तरह से ये काम करेंगे, क्या क्या इनके बारे में होगा। तो उसमें ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मंक एंड नन्स आ जाता है। तो ये आप तीनों के बारे में याद रखिएगा, इन 30 के जो 3 रत्न हैं उनके बारे में। आगे देखिए, आगे 139 में पूछते हैं, चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड। तो देखो, ये जो चालुक्य शासक पुलकेशिन दूसरा था, इसने किसको हराया था, इसने जो था वो हराया था हर्षवर्धन को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, हर्षवर्धन को हराया था। अब लास्ट टाइम जब क्लरिकल का एग्जाम हुआ था, सेक्रेटरीट क्लरिकल का जो एग्जाम हुआ था, वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर पूछा गया था कि हर्षवर्धन के साथ लड़ाई जो था वो किसके साथ हुई थी जिसमें वो हार गया था। तो पुलकेशिन सेकंड के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। अब ये लड़ाई हुई कब थी, तो ये लड़ाई जो था 632 ईस्वी में हुई थी, ये भी ध्यान रखिए। हर्षवर्धन के बारे में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा चीनी यात्री ऐसा था
जो हर्ष के कार्यकाल के दौरान जो था वो आया था। हेन सांग के बारे में याद रखना है। हेन सांग एक चीनी यात्री था जिसने हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान जो था वो यात्रा की थी भारत की, ये भी ध्यान रखिए। अगर किसी को कुछ और भी पूछना हो हर्षवर्धन के बारे में तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागानंद किताब किसने लिखी थी। नागानंद किताब जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। रत्नावली किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो रत्नावली किताब भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। तो ये किताबों के बारे में हो गया, इनको ध्यान रखिए, ये किताबें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं रजिया सक्सीडेड सुल्तान, तो रजिया के बाद सुल्तान बनी थी। रजिया जो था वो किसके बाद सुल्तान बनी थी, मतलब ये हुआ पूछने का। तो रजिया, यहाँ पर बात रजिया सुल्तान की जा रही है। तो रजिया सुल्तान जो था वो अल्तुतमिश के बाद जो था वो यहाँ पर जो था उसने शासन किया था, यहाँ की वो सुल्तान बनी थी। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, इल्तुतमिश, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब इल्तुतमिश के बाद बनी थी रजिया। रजिया सुल्तान बनी कब थी एग्जैक्टली, तो रजिया जो था वो कब सुल्तान बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है कि रजिया सुल्तान बनी थी 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में जो था वो रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया का विवाह जो था वो किसके साथ हुआ था, रजिया का विवाह जो था वो अल्तुनिया के साथ हुआ था। अल्तुनिया का नाम आप याद रखिए, अल्तुनिया के साथ जो था वो रजिया का विवाह हुआ था। और रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि ये पहली मुस्लिम वुमेन थी जिसने रूल किया था भारत में, जो था उसने सबसे पहली बार रूल किया था, ये पहली मुस्लिम महिला थी। मतलब इनमें जो था वो सबसे पहला शासक कौन था, सबसे पहले शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो था वो शासक बना था, और इल्तुतमिश के बाद जो था वो रजिया सुल्तान यहाँ की शासक बनी थी। तो ये सब याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं शुद्ध वैता इज द फिलोसफी ऑफ, तो शुद्ध वैद जो है वो किसका दर्शन है, शुद्ध वैद दर्शन है, तो ये किसका एक फिलोसफी है। तो शुद्ध वैद जो था ये फिलोसफी थी वल्लभा की, वल्लभा की ये फिलोसफी थी। इनके बारे में अगर बात करें तो पूरा नाम था इनका वल्लभाचार्य, ये इनकी फिलोसफी थी। और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कबीर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कबीर के गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु का नाम था। और रामानंद के गुरु का क्या नाम था, तो रामानुज जो था वो रामानुज इनके गुरु का नाम था। तो ये आप 2-3 क्वेश्चन यहाँ से जुड़े हुए हैं, इनको याद रखिए। आगे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, आगे क्वेश्चन में पूछते हैं मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ, मदुराई जो था, मदुरै जो था वो किसकी कैपिटल थी। मदुराई की बात करें कि किसकी कैपिटल थी, तो ये कैपिटल थी पांड्यों की। पांड्याज, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, पांड्याज की कैपिटल थी मदुराई। अगर इसके बारे में और भी हम जानने की कोशिश करेंगे, देखो पांड्य की स्थापना किसने की थी, कैपिटल इसकी स्थापना किसने की थी, ये तो कुछ जानने को नहीं मिलता, इसकी कैपिटल ही कुछ इंपॉर्टेंट लगती है। अगर हम बात करें पल्लवों के बारे में, देखो पल्लवों की स्थापना किसने की थी, पल्लवों की स्थापना जो था वो सिंह विष्णु ने की थी। राष्ट्रकूटा की बात की जाए तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना जो था वो दंती दुर्ग के द्वारा की थी। दंती दुर्ग का नाम याद रखिए। चोल साम्राज्य की बात करते हैं तो चोल साम्राज्य की स्थापना जो था वो किसने की थी, चोल साम्राज्य की स्थापना जो था वो विजयालय के द्वारा की गई थी। तो ये आप इन 4 के 4 साम्राज्यों के बारे में याद रखिए। पांड्यों की स्थापना किसने की थी, ये कुछ एग्जैक्टली जानने को नहीं मिलता है। इनकी कैपिटल जानने को मिलती है मदुराई, मदुरै जो था इनकी कैपिटल थी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 150 में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं अष्टप्रधान किसके दरबार की शोभा थे। तो अष्टप्रधानों की बात की जाए, अष्टप्रधान जो था वो शिवाजी के दरबार में होते थे, ऑप्शन ए सही आंसर है शिवाजी। अब ये शिवाजी के दरबार में होते थे अष्टप्रधान, ये कौन कौन से प्रधान थे, इनमें कौन कौन से 8 लोग आते थे। इनमें पेशवा आता था, अमात्य आता था, इनमें जो था वो वाक्यान्वीस आ जाता था, इनमें सुरनवीस आता था, इनमें दवीर आता था, इनमें सरे नौबत आता था, इनमें पंडित राव आता था, इनमें न्यायाधीश आता था। ये 8 प्रधान थे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पेशवा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अमात्य, तीसरे नंबर पर वाक्यान्वीस, चौथे नंबर पर सुरनवीस, 5वें नंबर पर दवीर, 6ठे नंबर पर सरे नौबत, 7वें नंबर पर पंडित राव, 8वें नंबर पर न्यायाधीश। तो ये 8 लोग आपको याद रखने हैं। ये जो है अष्ट प्रधान माने जाते हैं शिवाजी के कार्यकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए 151, यहाँ पर पूछते हैं थर्ड संगम वॉज हेल्ड एज, तृतीय संगम जो था वो कहाँ पर हुआ था। तृतीय संगम जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा सिर्फ तृतीय ही जाता है, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है एग्जाम की तीसरा ही संगम पूछा जाएगा। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये भी मदुरै में हुआ था, मदुरै में हुआ था ये सेम तीसरा संगम। 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हमने मदुरै से रिलेटेड, दोनों क्वेश्चन को लिंक कर लीजिए और दोनों क्वेश्चन आपको नहीं भूलेंगे। पहला है कि तीसरा संगम कहाँ पर हुआ था, मदुरै में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा कि मदुरै किसकी कैपिटल थी, पांड्यों की ये कैपिटल थी, तो पांड्यों की कैपिटल थी, तीसरा संगम यहाँ पर हुआ था, ये सब याद रखना है। 152 में पूछते हैं हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो किसे भारत का द ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो इन्होंने जो था वो कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा सेशन था जिसको इन्होंने प्रिजाइड किया था, जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी।
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा सेशन सबसे पहले ऐसा था जिसको इन्होंने प्रिजाइड किया था। और ये सेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब कब हुआ था ये सेशन? ये सेशन जो था वो 1886 में हुआ था। 1886 में जो था ये सेशन हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। दूसरा सेशन था 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी ने कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो था वो प्रिजाइड किया था, तो महात्मा गांधी की बात की जाती है तो 1924 का सेशन याद रखना है, जो बेलगाम में हुआ था। बेलगाम जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पर जो था वो महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सेशन प्रिजाइड किया था। 1924 भी याद रखिए। अच्छा, और बात की जाए कि सरोजनी नायडू ने जो था वो कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन प्रिजाइड किया था। सरोजनी नायडू के बारे में आप ये कमेंट करके बता दीजिए कि सरोजनी नायडू ने जो था वो कौन सा सेशन जो था वो प्रिजाइड किया था, कौन से ईयर में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा था। एनी बेसेंट जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। और ये कौन से सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी? 1917 में सेशन हुआ था। 1917 में सेशन हुआ था जहाँ पर इन्होंने जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर ये सेशन हुआ था? तो ये सेशन भी कलकत्ता में ही हुआ था। कलकत्ता में ये सेशन हुआ था, ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। एनी बेसेंट के बारे में अगर आप और भी बात करेंगे तो इन्होंने जो था वो बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी जो था वो की थी। 1898 में इनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। और इन्होंने जो था वो हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भी काफ़ी कार्य किया था। और मद्रास में जो था वो इन्होंने एक हिंदू सम्मेलन भी करवाया था। हिंदू सम्मेलन का आयोजन भी इनके द्वारा करवाया गया था। तो ये सब आप इनके बारे में भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगर एओ ह्यूम की बात की जाए कि ये कौन थे, तो आपको इनके बारे में आप पढ़ते हैं कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी और ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ऑप्शन ए सही आंसर है, सिविल सर्वेंट होगा इसका सही आंसर। सिविल सर्विसेज से ये जुड़े हुए थे और इनका पूरा नाम था अलेन ऑक्टेविन ह्यूम। अलेन ऑक्टेविन ह्यूम जो था इनका पूरा नाम था। एओ ह्यूम ने जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो 1885 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। वैसे हमने अभी डिस्कस किया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका पहला सेशन कहाँ पर हुआ था। इसका पहला सेशन जो था वो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में इसका सेशन हुआ था पहला। और इसकी सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा जो था वो इसकी सेशन की अध्यक्षता जो था वो की गई थी। अब पहला सेशन जो था वो कितने लोगों के द्वारा अटेंड किया गया था? तो 72 डेलीगेट्स के द्वारा जो था वो इसको अटेंड किया गया था। 72 लोगों के द्वारा जो था इसको अटेंड किया गया था। तो ये सब हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ज़्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है इसके अलावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? अगले क्वेश्चन में पूछते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन। ये जो गांधी इरविन समझौता था ये कब हुआ था? अगर गांधी इरविन समझौते की बात की जाए कि ये कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो था वो हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में 1931 को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1931 में ये समझौता हुआ था। हुआ क्या कि 26 जनवरी 1931 को जो था वो गांधी जी और बाकी जितने भी नेता जो था जेल में बंद थे उन सभी को जो था वो रिहा कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी जो था वो इरविन के साथ मिले भी थे और इनकी कई दिनों तक वार्ता चली थी और एक समझौता जो था वो हस्ताक्षर किया गया था एक समझौते पर, तो उसको कहा गया गांधी इरविन समझौता। तो इस समझौते में हुआ क्या था ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस समझौते में हुआ था कि जितने भी कैदी जेल में बंद हैं उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा, परंतु सिर्फ राजनीतिक जो कैदी होंगे उन्हीं को रिहा किया जाएगा। जो अपराधी कैदी होंगे उनको रिहा नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर हुआ। इसमें कहा गया कि जितनी भी संपत्तियों के ऊपर अपहरण कर लिया गया है उन संपत्तियों को जो है वो वापस कर दिया जाएगा। और समुद्र में नमक बनाना भी जो है वो तय किया जाएगा, परंतु इसमें जो है वो एक निश्चित सीमा रखी जाएगी कि समुद्र तट के इतने भीतर जो है वो नमक बनाया जा सकता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो विदेशी चीज़ें थी, अफीम जिनमें आता है, मदिरा जिनमें आता है, इनके विरुद्ध जो है वो विरोध किया जा सकता है, परंतु शांतिपूर्ण विरोध जो है वो किया जाएगा इनके विरुद्ध। ये सब अनुमति जो था वो इस समझौते में दी गई थी। 1931 में ये समझौता हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में बता देता हूँ। पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वो कब हुआ था? ये सम्मेलन जो था वो नवंबर 1930 में स्टार्ट हो गया था और जनवरी 1931 तक ये चला था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वो सितंबर 1931 में चला था और दिसंबर 1931 में समाप्त हो गया था। अगर तीसरे सम्मेलन की बात की जाए, तीसरा सम्मेलन कब हुआ था ये गोलमेज सम्मेलन? तो ये 1932 में हुआ था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने जो था वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जो था वो भाग लिया था। ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो ये सब हो गया इंपॉर्टेंट गांधी जी के बारे में। अभी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, परंतु उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31 अपने टेलीग्राम से आपको हम मिल जाएंगे। 14,000 से अधिक हमारे फॉलोअर हैं वहाँ पर, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पूना समझौता जो था वो कब हुआ था, पूना समझौता कब हुआ था, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।